हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है सेट 2023 पेपर मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट है, हम डिस्कस करेंगे। सेट 2023 का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ ए इज। क्या गिवन है? आपको एक फंक्शन गिवन है जो हार्मोनिक है, तो आपको ए का मान है वो बताना है। तो क्या कंसेप्ट है, सबसे पहले हम डिस्कस करें कंसेप्ट को। तो कोई भी एक फंक्शन एफ डिफाइन ऑन सबसेट ऑफ आर टू आर इज हार्मोनिक इफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एफ ऑफ वाई वाई इक्वल्स टू 0। यानी फंक्शन एफ का एक्स के सापेक्ष 2 बार डेरिवेटिव करो और वाई के सापेक्ष 2 बार डेरिवेटिव करो और उनका एडिशन 0 आता है, तब वो फंक्शन क्या कहलाता है? हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। तो हियर हम बात करें तो एफ एक्स वाई का मान कितना है यहाँ पर? 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखें x के सापेक्ष फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? 2 माइनस 2x। अगर हम बात करें सेकंड डेरिवेटिव की तो कितना जाएगा? माइनस का 2। और हम बात करें y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा? 2ay और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 2a। तो यहाँ से हम मान रखें ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या जाएगा? -2 प्लस 2a इक्वल्स टू 0। एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ए का मान कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 100। तो क्या पूछा गया है? इफ़ z इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा देन z की पावर n। तो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। जल्दबाजी में बहुत से साथियों का क्वेश्चन ज़रूर गलत हुआ होगा। तो मैं बात करूं सबसे पहले कंसेप्ट की। तो क्या कंसेप्ट है कि हम जानते हैं कि z मेरे पास सिस थीटा होता है, या मैं लिखूं e की पावर आयोटा थीटा। सिस थीटा का मतलब है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और डी मोवियर थ्योरम क्या बोलती है? z की पावर n इक्वल्स टू सिस एन थीटा, या मैं बोलूँ e की पावर आयोटा एन थीटा। हम डी मोवियर थ्योरम पढ़ते हैं 12th क्लास में इस फॉर्म में, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इक्वल्स टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो ये हो गया आपके पास सिस थीटा। सिस का मतलब सी का मतलब कोस, आई का मतलब आयोटा, एस का मतलब है साइन। तो अब हम बात करें यहाँ से, तो z हमें क्या गिवन है? z गिवन है साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। तो कई बार गलती क्या रहती है जल्दबाजी में, z की पावर n यानी साइन एन थीटा प्लस आयोटा कोस एन थीटा कर देते हैं, लेकिन हमें इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा को कोस एन कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कोस π/2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। और साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता है? कोस थीटा। तो ये मेरे पास z है और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल्स टू e की पावर आयोटा π/2 माइनस थीटा। अब हम करें z की पावर n इक्वल्स टू e की पावर आयोटा n π/2 माइनस थीटा। दिस इम्प्लाइज e की पावर आयोटा n π/2 माइनस n थीटा। दिस इम्प्लाइज z की पावर n इक्वल्स टू e कोस n π/2 माइनस n थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा। तो ये आपके पास है फाइनल आंसर। तो क्या आ जाएगा? आंसर है वो आपके पास सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपने जल्दबाजी की है तो ये गलत होने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101।
फॉर द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स प्लस आइटा वाई इक्वल्स टू 1 प्लस आइटा एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस आइटा इंटू वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ़ एक्स प्लस आइटा वाई नॉन जीरो और जीरो जब एक्स प्लस आइटा वाई है वो आपके पास जीरो हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है कि एफ कॉन्टिन्यूस है, सेकंड एफ सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशन विच आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर है सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट यानी फंक्शन का जीरो पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फंक्शन क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी हम किस प्रकार चेक करते हैं वो आप सभी जानते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो एफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा है, तो हम क्या करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मेरे पास u हो गया है और ये मेरे पास v हो गया, और हम जानते हैं अगर u और v कॉन्टिन्यूस हैं तो फंक्शन भी क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन u और v डिफरेंशिएबल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूटी की तो ये वाला फंक्शन है 0 0 पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, 0 0 पे ही गड़बड़ करता है अदरवाइज तो कॉन्टिन्यूस रहता ही है। तो u एंड v आर कॉन्टिन्यूस, आप चेक कर सकते हो क्या करना है आपको, लिमिट x कोमा वाई टेंस टू 0 0 एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी लिमिट आप या तो चाहो तो पोलर फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा रखोगे तो ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या कर सकते हो यहाँ पे x बराबर आर कोस थीटा y बराबर आर साइन थीटा, देन लिमिट r टेंस टू 0, ये आ जाएगा ऊपर आर क्यूब कॉमन कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल ऊपर आर बच जाएगा और दिस टेंस टू 0, यानी ये आर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसका मान 0। सिमिलरली अगर आप निकालोगे लिमिट x कोमा वाई टेंस टू 0 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज आल्सो टेंस टू 0। दिस implies u and v are continuous, so this implies so f x y, या मैं बोलूँ f x प्लस आइटा y इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, आल्सो कॉन्टिन्यूस। अब हमें चेक करना है कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो हम देखें इसका f, या मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ u और v, तो मेरे पास u x कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h 0 माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 अपॉन में h, यही तो करते हैं ना, 0 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस h और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे माइनस एफ 0 0 अपॉन में h, तो क्या आ जाएगा मेरे पास u है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये हो जाएगा h क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन में कितना है h स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 अपॉन h, तो यहाँ से कितना आ जाएगा h क्यूब है नीचे ऊपर h क्यूब 1 आ जाएगा। अगर आप u y निकालोगे तो कितना आ जाएगा u y लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 कोमा k 0 प्लस k माइनस एफ ऑफ 0 कोमा 0 अपॉन में h, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस k क्यूब अपॉन में 0 प्लस k स्क्वायर माइनस 0 अपॉन k, तो यहाँ पर मान आ जाएगा -1, और आप निकालोगे वी एक्स और वी वाई, इन दोनों के मान कितने आ जाएंगे +1, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही प्लस हैं, ये बीच में प्लस साइन है यहाँ पर माइनस है, तो x के निकाला तो +1 y के सापेक्ष -1, तो यहाँ से हम चेक करें तो यू एक्स बराबर वी वाई है, यू एक्स बराबर 1 वी एक्स बराबर 1, और
यू वाई बराबर माइनस वी एक्स है। दिस इम्प्लाइज सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है एट 0 0 ओरिजिन पे। और आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ किस प्रकार चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो किसी पॉइंट ए बी पर, एट ए कोमा बी पर डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है तो क्या करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी माइनस सी वन, मैं लिखूँ एच सी वन माइनस के सी टू, दिस इज इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एच फाइव वन एच के प्लस के फाइव टू एच के, और या इसको इस फॉर्म में करना एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव थ्री एच के। यानी इस जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना है, या तो इसमें कन्वर्ट करो या इसमें कन्वर्ट करो। तो यहाँ पर जो C1 है वो तो है एफ एक्स एट ए कोमा बी, और C2 है यहाँ पर एफ वाई ए कोमा बी। तो इस एक्सप्रेशन को या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो या इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर आपके पास इफ लिमिट एच कोमा के टेंस टू 0 0 फाइव आई एच के अगर 0 आ रहा है, यानी 5 1 5 2 ये एक्सप्रेशन लेते हो, तो अगर ये इसमें कन्वर्ट करते हो तो 5 3 एच का 5 3 एच कोमा के का मान है वो 0 आता है। तब हम क्या बोल देते हैं, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कोमा बी। तो ये आपको कंसेप्ट यूज करना है। तो जैसे ही आप ये कंसेप्ट यूज करोगे तो इस फॉर्म की मदद से आप क्या कर लोगे, आसानी से चेक कर लोगे कि ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इससे आगे आपसे सोल्व नहीं हो रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वापस इसको पूरा सोल्व करके भेज दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, इवोल्यूएट इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 ओवर सी वेयर सी इज ए सर्कल विच सेंटर इज माइनस आयोटा एंड रेडियस इज 1, यानी मोड जेड प्लस आयोटा इक्वल्स टू 1। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और हम जब भी कैलकुलेशन करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज में ही करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमने काफ़ी देखे थे, इस कंसेप्ट को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने जो सेट 2012 और 13 वाले पेपर का डिस्कशन देखा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ओवर सी जेड अपॉन डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आपको जो सर्कल गिवन है वो क्या है, सेंटर है माइनस आयोटा और रेडियस है 1, तो आपके पास ये वाला सर्कल है वो गिवन है। तो इस सर्कल के अंदर आपके पास कितने सिंगुलरिटीज हैं, यहाँ पर इस सर्कल में बात करूँ तो इसके पास सिर्फ एक सिंगुलरिटी है। वैसे मैं बात करूँ इस फंक्शन के पास तो दो सिंगुलरिटी हैं, डी जेड, कौन कौन सी, जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा, यानी आयोटा और माइनस आयोटा दो सिंगुलरिटी हैं। लेकिन इस सर्कल के अंदर सिर्फ एक ही सिंगुलरिटी है, कौन सी, माइनस आयोटा, यानी इसकी वजह से आ रहा। तो ये फंक्शन मैं इसको लिखूँ फाइव जेड अपॉन में जेड प्लस आयोटा डी जेड, वेयर फाइव जेड क्या है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा इज एनालिटिक इन सी, यानी सी के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन के पास ये पोल है, या मैं आपको इन जनरल एक फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड प्लस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड, दिस इज इक्वल्स टू, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 पाई आयोटा अपॉन एन फैक्टोरियल और एन टाइम डेरिवेटिव एट ए। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको हमने लास्ट ईयर के जो पेपर सोल्व किए थे वहाँ पर काफ़ी टाइम इसको रिपीट किया था और कंसेप्ट को समझा था। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ जेड है आपके पास 5 जेड, तो इसका मान आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, पावर कितनी है एन प्लस 1, तो यहाँ पर एक कम यानी 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि एन का मान 1 ही है, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 5 है तो अपने पास 5 आयोटा माइनस का, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आयोटा, 5 माइनस आयोटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 102। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 103। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, इफ फॉर ऑल z in the entire complex plane fz is analytic and fz का मॉडुलस इज बाउंडेड देन। तो ये तो स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट पे भी हमने एक क्वेश्चन किया था। अगर आपने जो पुराने पेपर देखे वहाँ पर कि अगर कोई फंक्शन पूरे के पूरे z में एनालिटिक हो तो वो इंटायर कहलाता है, इंटायर प्लस बाउंडेड क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट आता है। तो लिवोली थ्योरम क्या बोलती है, इंटायर प्लस बाउंडेड implies constant, या मैं बोलूं इंटायर प्लस नॉन बाउंडेड, इंटायर है और बाउंडेड नहीं है, दिस इंप्लाइज नॉन कांस्टेंट आ जाएगा, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो अगर आपको लिवोली थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान में है तो डायरेक्ट एफ जेड इक्वल्स टू सी, जहाँ पर सी कांस्टेंट है। तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, लिवोली थ्योरम है वो सभी को ध्यान में रहती है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 104, द सम ऑफ रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड इंटू कोस जेड एज इट्स पोल इन साइड द सर्कल मोड जेड इक्वल्स टू 2 इज। यानी आपको क्या बताना है, सम ऑफ रेजिड्यू बताना है इसके पोल पर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके पोल क्या है। अगर आपको पोल का पता है फिर कितने ऑर्डर का पोल है उसके आधार पर आपको रेजिड्यू निकालना है और उनको सम करना है। तो सबसे पहले अगर सिंपल रेजिड्यू है आपके पास, इफ इंटीग्रेशन एफ जेड, या मैं बोलूँ इफ एफ जेड हैज ए सिंपल पोल एट जेड इक्वल्स टू जेड नोट, देन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नोट कितना होता है। या तो आपको क्या करना है कि 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट का जो भी कोफिशिएंट है वो रेजिड्यू हो जाएगा, या दूसरी चीज़ हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, यह आ जाएगा लिमिट जे टेंस टू जेड नोट एफ जेड माइनस जेड नोट एफ ऑफ जेड। अगर आपके पास एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन एट जेड इक्वल्स टू जेड नोट, देन तो उस केस में क्या आ जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नोट इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, ऑर्डर का है तो एन फैक्टोरियल। तो अगर आपके पास एन ऑर्डर का पोल है तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन एन माइनस 1 का फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट डेरिवेटिव एन माइनस 1 टाइम डी जेड की पावर एन माइनस 1, किसका करना है, जेड माइनस जेड नोट की पावर एन इंटू एफ जेड। यानी एफ जेड के पास अगर एन ऑर्डर का पोल है तो जेड माइनस जेड नोट की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एन माइनस 1 एक कम टाइम जितने ऑर्डर का पोल है उससे एक कम टाइम डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम लिमिट लगाएंगे जेड टेंस टू जेड नोट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये है फॉर्मूला, पूरा कंसेप्ट। इसको भी हमने डिस्कस किया था, 2-3 क्वेश्चन हैं वो रेजिड्यू से रिलेटेड हमने किए थे। तो यहाँ पर हम देखें तो आपके पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ जेड इक्वल्स टू, तो अगर हम देखें इस फंक्शन में तो इसके पास जो पोल हैं वो काउंट करने में गलती होने के चांस रहते हैं। हम क्या मानते हैं कि जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होता है वो पोल होता है, लेकिन अगर आपको पता हो तो साइन जेड अपॉन जेड में जेड बराबर 0 तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा टर्म है साइन जेड अपॉन जेड, तो जेड बराबर 0 है वो पोल नहीं है, ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। जहाँ पर कोस जेड 0 होता है कहाँ पर होएगा, जेड बराबर प्लस माइनस पाई बाई 2 पर है, तो ये क्या देता है, ये पोल देते हैं। हमें सर्कल क्या गिवन है, मोड जेड बराबर 2, यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है। तो इसके अंदर प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 है वो आएंगे। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही पोल हैं, 0 है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब क्या करना है, पाई बाई 2 पर और माइनस पाई बाई 2 पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिड्यू फाइंड आउट करना है, इसका सम करना। तो अगर हम देखें सबसे पहले जेड बराबर पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 क्या है, सिंपल पोल है, तो रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट पाई बाई 2, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, सिंपल पोल है तो क्या फॉर्मूला है, लिमिट जेड टेंस टू पाई बाई 2
जेड माइनस पाई बाई टू इंटू साइन जेड अपॉन में जेड इंटू कोस जेड। दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम देखें तो जेड का मान जब पाई बाई टू रखते हैं तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो कितना आ जाएगा, जेड माइनस पाई बाई टू इंटू साइन जेड अपॉन में जेड इंटू कोस जेड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जेड माइनस पाई बाई टू का डेरिवेटिव 1 तो साइन जेड प्लस साइन जेड का डेरिवेटिव कोस जेड और जेड माइनस पाई बाई टू है वो एज इट इज अपॉन जेड का डेरिवेटिव है वो 1 कोस जेड और जेड एज इट इज कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन जेड। अब अगर हम जेड बराबर पाई बाई टू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज 0, यहाँ पर पाई बाई टू की वैल्यू 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का साइन जेड की जगह पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू का मान कितना आएगा 1 आएगा, यानी कि माइनस का 2 अपॉन पाई आ जाएगा। नेक्स्ट हम निकालें रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड बराबर माइनस पाई बाई टू। तो कितना आ जाएगा, लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई बाई टू, ऊपर आ जाएगा जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई टू साइन जेड अपॉन में जेड इंटू कोस जेड। जैसे जेड बराबर माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो 0/0 फॉर्म, यानी कि एल हॉस्पिटल वापस अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जेड का किया तब तो 1 तो साइन जेड लिमिट जेड टेंस टू माइनस पाई बाई टू प्लस साइन जेड का कोस जेड और जेड प्लस पाई बाई टू एज इट इज अपॉन में कितना आ जाएगा, जेड का 1 कोस जेड प्लस जेड का करेंगे एज इट इज कोस जेड का माइनस साइन जेड। तो जैसे ही हम जेड बराबर माइनस पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये तो 0 और साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू -1 अपॉन में दिस इज इक्वल्स टू 0, माइनस का साइन जेड की जगह माइनस पाई बाई टू और साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 2 अपॉन पाई आ जाएगा। तो अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 और दिस इज इक्वल्स टू 2, यानी दोनों रेजिड्यू का सम करेंगे 1 + 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास रेजिड्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है वो गलत है। तो क्रॉस रेशियो का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने समझा था, सबसे पहला पॉइंट यही था, क्रॉस रेशियो इज इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो कंसेप्ट हमने उस क्वेश्चन के माध्यम से समझा था, यानी ये तो सही है। द इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज बाइलिनियर। हम जानते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एफ जेड बराबर ए जेड बी अपॉन सी जेड प्लस डी वेयर ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो इसका इनवर्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किस प्रकार, जिस प्रकार इस मैट्रिक्स का करते हैं ए बी सी डी। तो कितना आ जाएगा, डी जेड माइनस बी अपॉन में माइनस सी जेड प्लस डी। यहाँ पर ए डी माइनस बी सी का भाग नहीं जाएगा, ये इसकी इनवर्स बी टी। तो यानी कि द इनवर्स ऑफ बी टी इज आल्सो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन सही है, लेकिन हमें क्या पूछा, गलत। द कंपोजिशन ऑफ टू बी टी इज आल्सो ए बी टी, यानी कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइलिनियर होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगर आपको ये नहीं पता, लेकिन अगर आपने ये देखा, एवरी बाइलिनियर मैप हैज़ एटलीस्ट 2 फिक्स पॉइंट, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम से कम 2 फिक्स पॉइंट रखेगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से करते हो। फिक्स पॉइंट किसको बोलते हैं, जेड इज फिक्स पॉइंट इफ एफ जेड बराबर जेड। तो अगर आप एक मैप ले लेते हो एफ जेड बराबर कॉन्स्टेंट कोई भी सी, कॉन्स्टेंट एक बाइलिनियर ट्रांस मैपिंग होती है कि नहीं होती, बाइलिनियर मैप होती है। तो अगर आप देखोगे इसको जेड के बराबर रखोगे तो सी बराबर जेड, तो इसके पास तो सिर्फ एक ही क्या आएगा, फिक्स पॉइंट आएगा, जेड बराबर सी। तो कोई भी कांस्टेंट मैप लोगे तो उसके पास तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिक्स पॉइंट होता है। तो ये बोला कम से कम 2 रखेगी, यानी ये तो गलत स्टेटमेंट है और हमें
गलत ही पूछा था, ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या पूछा है, द फंक्शन w इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस जेड इज कन्फॉर्मल एवरीवेयर एक्सेप्टेड। तो ये क्वेश्चन है वो भी सबसे आसान क्वेश्चन की श्रेणी में है, कॉम्प्लेक्स में। ए फंक्शन एफ जेड इज कन्फॉर्मल वेयर एफ डैश जेड इज ए नॉन जीरो, यानी ऐसे पॉइंट जहां पर उसका डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो रहता हो, क्या होता है, कन्फॉर्मल होता है। और कन्फॉर्मल कहाँ नहीं होता, जिस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव जीरो जाता है। तो हमें सिर्फ यही चेक करना था, इसका डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करना था, और जो जो पॉइंट आते हैं उस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या नहीं होगा, कन्फॉर्मल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन है वो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आपके पास गिवन है w बराबर एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस जेड। तो आपको क्या करना है, एफ डैश जेड करना है। कितना आ जाएगा, 2z+1, दिस इज इक्वल्स टू 0, यानी z बराबर -हाफ। तो ये सिंपल सा आपको कैलकुलेशन करनी थी, तो आपके पास ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 107 क्या गिवन है, इफ एफ अल्फा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाउंडेड है 3z² - 2z+1 अपॉन z माइनस अल्फा dz over c where c is a ellipse x² upon 4 plus y² upon 9 equals to 1 then f1। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखोगे तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन वाले कंसेप्ट पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और 2013 और 12 में भी इंटीग्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर पूछा क्या, पहले तो देखो f1 यानी अल्फा की जगह 1 रखो, तो f1 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर c 3z² प्लस -2z+1 अपॉन z माइनस 1। आपसे इंटीग्रेशन का मान पूछा है, रीजन क्या है, इलिप्स है, ये वाला आपका पास इलिप्स है, ये आपके पास 2,0 है, ये आपके पास 0,3। तो इसके अंदर सिंगुलरिटी कौन सी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी सिर्फ 1 है जो कि पोल है, कहाँ पर, z बराबर 1 पर। तो ये सिंगुलरिटी इसके अंदर है। तो अगर किसी फंक्शन के पास सिंपल पोल है तो उसका इंटीग्रेशन हम किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, हम जानते हैं ये वाला फंक्शन तो एनालिटिक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन 2 पाई अपॉन 0 फैक्टोरियल, और सिंपल पोल है तो एज इट इज यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैं इसको मान लेता हूँ फाई z, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फाई ऑफ 1। फाई का मान उस पॉइंट पे निकालेंगे जो क्या हो, पोल हो, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, जेड की जगह 1 पुट करो, 3 - 2 + 1 कितना आ जाएगा, 4 - 2 2 और 2 4 पाई आयोटा, 4 पाई आयोटा है वो इसका क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन है। तो ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन की श्रेणी में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट है वो सबसे आसान पार्ट रहा है, रियल है वो, ना तो आसान कह सकते हैं ना ही हम हार्ड कह सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन थे वो करने लायक आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको हम टच भी नहीं कर सकते थे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड इंटू 1 माइनस ई की पावर जेड, देन व्हाट इज द रेजिड्यू ऑफ एफ एट एफ इक्वल्स टू 0, एट ए 0 पर। तो रेजिड्यू क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा आ चुका है। तो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन की श्रेणी में है। तो आपको पता है रेजिड्यू, सबसे पहले ये देखना 0 पर कितने ऑर्डर का पोल है। तो मैं बात करूं यहाँ पर सॉल्यूशन की, एफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड 1 माइनस ई की पावर जेड, तो जेड बराबर 0, तो ये भी 0 हो रहा जेड पर, ये भी 0 हो रहा है, यानी जेड बराबर 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2 ऑर्डर का पोल है। और हम जानते हैं कि जब n ऑर्डर का पोल होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किया है हमने, एक बार दोबारा आप देख लो। ये वाला है जब n ऑर्डर का पोल हो, तो जहाँ पर n का मान 2 है तो कितना जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट z टेंस टू z नॉट d बाई डी जेड, क्योंकि n का मान 2 है तो एक बार ही होगा, z माइनस जेड नॉट की स्क्वायर इंटू एफ जेड। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट 0,
तो 1/2 माइनस 1 यानी 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू 0। एक बार आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा और क्या आएगा z माइनस 0 का स्क्वायर इंटू एफ जेड कितना है z1 माइनस ई की पावर z। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0, एक जेड से एक जेड कैंसिल आउट, z/1 माइनस ई की पावर z, और इसका क्या करना है एक बार डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर z का होल स्क्वायर, 1 माइनस ई की पावर z एज इट इज, z का 1 माइनस z एज इट इज, इसका मान कितना आ जाएगा माइनस ई की पावर z। दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर z माइनस माइनस प्लस z ई की पावर z, और ये है 1 माइनस ई की पावर z का स्क्वायर, और लिमिट है z टेंस टू 0। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0। अगर हम z टेंस टू 0 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हम चेक करें, जैसे z बराबर 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 1 माइनस 1 0, ये 0 नीचे 0 यानी कि 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे वापस एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा लिमिट z टेंस टू 0, ऊपर वाले का मान दिस का 0 माइनस ई की पावर z प्लस z का 1 ई की पावर z प्लस z एज इट इज ई की पावर z अपॉन में इसका कितना मान आएगा 2 टाइम्स 1 माइनस ई की पावर z, फिर इसका करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस ई की पावर z। दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर z सी की पावर z कैंसिल आउट, लिमिट z टेंस टू 0 z ई की पावर z, और इसको क्या कर सकते हैं हम 2 टाइम्स माइनस ई की पावर z माइनस माइनस प्लस ई की पावर 2z, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं z बराबर 0 तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 1 माइनस 1 0 यानी 0/0। एक बार और पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज लिमिट z टेंस टू 0, कितना आ जाएगा, जैसे ही मैंने 0 रखा यहाँ पर तो क्या आएगा, एक बार दोबारा एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर e की पावर z प्लस z ई की पावर z, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स माइनस ई की पावर z प्लस 2 टाइम ई की पावर 2z। तो इसका मान कितना आ जाएगा, जैसे 0 रखेंगे तो 0 1 प्लस 0 अपॉन में 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस 2, कितना आ गया प्लस का 1 और आगे हाफ है तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 है वो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन। इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर हम z माइनस 0 का कोफिशिएंट देख लें तो इसका जो भी कोफिशिएंट होगा, या मैं बोलूँ 1/z का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या आ जाएगा रेजिड्यू हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं सिंप्लीफाई 1/z 1 माइनस ई की पावर z, तो 1 एज इट इज माइनस 1 प्लस z स्क्वायर बाई 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वल्स टू 1/z, क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा z प्लस माइनस का बचेगा सॉरी माइनस z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ये माइनस एंड सो। अगर मैं नीचे से माइनस z कॉमन ले लूँ तो माइनस 1/z स्क्वायर, कितना बचेगा 1/1 प्लस यहाँ पर बचेगा 1 प्लस z बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा माइनस 1/z स्क्वायर 1 प्लस z बाई 2 फैक्टोरियल जो भी आएगा पावर -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/z स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 माइनस z/2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, यही तो होता ना 1 प्लस nz, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस दोनों से मुझे क्या मिल जाएगा 1/z, तो यहाँ से तो 1/z स्क्वायर और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/2 फैक्टोरियल z, ये आ जाएगा माइनस 1/z स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए 1/z का कोफिशिएंट कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको सिंप्लीफाई या सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 108। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 109। ये भी क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है, अगर आपके समझ में आ गया तो हाथों वो ट्रिक पता चल गई भी क्या गिवन है और क्या पूछा गया। तो क्या द सीरीज समेशन n बराबर 0 टू इनफाइनाइट आयोटा पाई की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल कन्वर्ज टू। तो आपको कुछ नहीं गिवन, एक सीरीज गिवन है n बराबर 0 टू इनफाइनाइट आयोटा पाई की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल।
अगर इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, जैसे n का मान 0 रखोगे तो 1 प्लस आयोटा पाई, 1 रखा तो आयोटा पाई प्लस आयोटा पाई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो। तो ये एक्सप्रेशन लिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए e की पावर x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। e की पावर आयोटा पाई रखो यहाँ पर x की जगह, 1 प्लस आयोटा पाई का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी ये वाला ही तो है यहाँ पर। और हम जानते हैं e की पावर आयोटा पाई क्या होता है, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, दिस इज इक्वल्स टू -1। ये तो 0 हो गया, इसका मान -1, यानी ऑप्शन आपके पास बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था। तो यहाँ पर आप सभी ने देखे हैं कि कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान पूछे गए। और अगर आपने सेट 2012 और 13 के पेपर सोल्व किए हैं तो वही के वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज हुए। 2 रेजिड्यू के क्वेश्चन पूछे हैं, 2 इंटीग्रेशन के, ये मान लो फ्री के मार्क्स हैं। और इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, आपको ये एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए क्या गिवन है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन में अगर आप इस तरीके से करते हो तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए, लेकिन अगर आपको ये वाला डायरेक्ट कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आसान। कॉम्प्लेक्स के अगर आपने शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए थे, अगर वो पढ़ लिए हैं तो कॉम्प्लेक्स के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, रेजिड्यू का कंसेप्ट हमने किया था डिस्कस। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, आपको बस यही करना था, अल्फा की जगह 1 पुट करना था। और ये क्या पूछा आपसे, वापस इंटीग्रेशन पूछा है। इससे ऊपर क्वेश्चन की बात करें तो कन्फॉर्मल सभी जानते हैं कि जहां पर डेरिवेटिव 0 वहां पर कन्फॉर्मल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 105 में बीटी में ये वाला मैंने बताया भी था। अगर आप छोटा सा काउंटर एग्जाम्पल भी ले लेते तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते थे। इसके बाद मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, वापस रेजिड्यू पूछा और उनका योग करना है। तो आपको 2 रेजिड्यू इसके उनको निकाल कर उसका सम करना है। ये क्वेश्चन है लियोली थ्योरम से। तो कॉम्प्लेक्स में जिसको लियोली थ्योरम का नाम नहीं सुना तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। सबसे आसान जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो लियोली है कि इंटायर प्लस बाउंडेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। सीधा सीधा स्टेटमेंट दे रखा है। वापस ये क्वेश्चन किसका आ गया, इंटीग्रेशन का आ गया। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, इससे भी आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग क्वेश्चन लग सकता है। और इस क्वेश्चन को देखते थोड़ा सा समझ में नहीं है, अगर आपने इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं करोगे तो थोड़ा सा ये दिखने में गंदा ज़रूर है, लेकिन आपने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पढ़ा रियल में तो ये क्वेश्चन आसान। तो इसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें तो ये क्वेश्चन तो 12th लेवल का क्वेश्चन है, डी मोवियर थ्योरम लगानी है। और इससे ऊपर बात करें तो ये वाला हार्मोनिक, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है हार्मोनिक फंक्शन। तो हम एनालिटिक में सबसे पहले यही पढ़ते हैं, यू हार्मोनिक होना चाहिए, वी हार्मोनिक होना चाहिए, तभी तो हम मिलने थॉम्सन का यूज करते हैं। तो हार्मोनिक फंक्शन तो सबसे आसान फंक्शन में है कॉम्प्लेक्स में। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 11 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, ये थोड़ा सा लेंथी है ये वाला। अदरवाइज आप 10 क्वेश्चन है वो सभी के सभी कर सकते हैं। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स का मैंने पहले ही बताया था कि कॉम्प्लेक्स बिल्कुल आसान है। हाँ, रियल आधा आसान है, आधा थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इस बार रियल में जिस पार्ट से क्वेश्चन आने चाहिए थे वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन नहीं है, सीरीज से भी कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सीक्वेंस से भी कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो जिस पार्ट से क्वेश्चन आने चाहिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी यही हुआ था कि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स आसान था। तो कल हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस वाला पार्ट, आज तो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो जो भी अपने साथी हैं उनके साथ आप ये शेयर करें ताकि सबको जो भी डाउट हैं वो डिस्कस करें। हो सकता है मुझसे कहीं पर लिखते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप कमेंट करके या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, तो आप बता सकते हैं, हम उसको वापस डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।